चलो देखो क्या करें, पार्ट 3 में आएगा, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक। पहला क्वेश्चन पार्ट 3 में आता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक है। ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, पूछा ही जाएगा। तीसरा, इसमें कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन में दे रहा हूं, बेसिक इंट्रोडक्शन जिससे क्वेश्चन पूछना तय है। जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये क्या है, वो बाद में बताते हैं। पहले उठाया कहां से गया है, तुम लोगों को बोरो किया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया ना कि ये चीज यहां से बोरो किया गया है, तो ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखो कि दिस कंसेप्ट हैज बीन बोरोड फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ये बोरो किया गया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ये बोरो किया गया है, जहां पे इसे बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। लिखो वेयर इट इज नोन एज बिल ऑफ राइट्स। पहले ये पॉइंट क्लियर है। लेकिन तुमसे एक सवाल और पूछेगा कि सबसे पहले दुनिया में फंडामेंटल राइट्स के बारे में कहां पे जिक्र हुआ है दुनिया में, और तुम लोग इमेजिन भी नहीं करोगे, सबसे पहली बार दुनिया में 1215 में इसके बारे में डिस्कस हुआ है। 1215 में इसके बारे में डिस्कस हुआ है। और कहां पे डिस्कस हुआ था? ब्रिटेन में डिस्कस हुआ था। ब्रिटेन में डिस्कस हुआ था। किस नाम से जाना जाता है? मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। देखो क्या है मैग्ना कार्टा, ये मैग्ना कार्टा से ही अमेरिकन संविधान उठाया है। जो बिल ऑफ राइट्स तुमने ये भी लिखा ना, बिल ऑफ राइट्स, ये बिल ऑफ राइट्स अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा जा रहा होगा तो वो कहां से उठाया होगा? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा जा रहा था तो वो मैग्ना कार्टा से उठाया है। और ये मैग्ना कार्टा कहां पे था? ब्रिटेन में था 1215 ईस्वी में। मैग्ना कार्टा क्या है? देखो मैग्ना कार्टा वहां का राजा, ब्रिटेन का राजा और वहां के बैरन, बैरन का मतलब होता है कुछ अमीर लोग, कुछ अमीर लोग। बैरन का मतलब होता है कुछ अमीर लोग। जैसे बहुत सारे अमीर लोग, तुम लोग, मैं राजा हूं और तुम लोग बहुत सारे इंग्लैंड के, ब्रिटेन के, तुम लोग बहुत सारे राजा हो। तो तुम लोग एक दिन मेरे पास ग्रुप बना करके आए कि राजा जी आप जो बोल देते हो वो तो एक तरह से कानून हो जाता है, लेकिन आप हमसे ना कुछ राइट्स हमसे नहीं छीनिए प्लीज राजा जी, प्लीज। समझ में आ रहा क्या? अमेरिका में जो बिल ऑफ राइट्स है वो मैग्ना कार्टा से उठाया हुआ है। मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा एक अग्रीमेंट है बिटवीन राजा, ब्रिटेन का राजा, 1215 में बात कर रहा हूं, ब्रिटेन के राजा और वहां के बैरन्स। बैरन्स का मतलब होता है कुछ अमीर लोग। क्या हुआ था? वहां के बैरन्स मतलब कुछ अमीर लोग ब्रिटेन के राजा के पास आए और बोले कि सर आप तो जो बोल देते हो वो तो कानून होता है, लेकिन कुछ जनता का भी कुछ अपना हक होना चाहिए जो आप कभी भी हमसे छीन नहीं सकते हैं। तो राजा बोले ठीक है, वो क्या चीज है? वही चीज जो लिखा हुआ है, राजा अग्री कर गया कि हाँ ठीक है, हम कभी ये चीज आपसे हम नहीं छीनेंगे आपसे, ठीक है। जैसे अभी बोलने की आजादी है ना, जैसे अभी लिखने की आजादी है, बोलने की आजादी है, कहीं पे घूमने की आजादी है, ऐसा वहां पे भी बैरन्स लोगों ने राजा के पास रखा होगा। तो राजा सोचा यार ये बैरन्स लोग हैं, मतलब काफी अमीर लोग हैं, ये हमको टैक्स देते हैं, अगर ये टैक्स देना बंद कर देंगे तो हमारा राजाशिप तो चलेगा ही नहीं। तो राजा उनकी बातों को मान गया। वो जो लिखा हुआ जो डॉक्यूमेंट है वही डॉक्यूमेंट को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। लिख लो एक लाइन में, इट इज एन अग्रीमेंट, इट इज एन अग्रीमेंट between the king and the baron, between the king and the baron, between the king and the baron in 1215, in 1215 in Britain, in 1215 in Britain, in which king agreed that certain human rights and basic rights, where king agreed that certain human rights and basic rights will not be taken away from the citizens, 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 will not be taken away from the citizens। कितना बात समझ में आया? क्या लिखा हुआ है कि मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा दुनिया का पहला ऐसा लिखित डॉक्यूमेंट है जहां पे ये लिखा हुआ था कि फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स जैसा कोई चीज होता भी है। इससे पहले तो कोई लोग जानता ही नहीं था कि ह्यूमन राइट्स कुछ होता है, कुछ बेसिक राइट्स होता है जो एक इंडिविजुअल के विकास के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा कोई नहीं जानता था दुनिया में, कहीं कुछ नहीं होता था इसके बारे में।
दुनिया को तब मालूम पड़ा जब मैग्ना कार्टा में लिखा हुआ था। मैग्ना कार्टा से उठाया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन 1789 में बना हुआ है, ये समझ लेना पहले। 1789 में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, मतलब कितना साल हो गया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को, यहां से तुम देख सकते हो कि कितना साल हो चुका है। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है, वहां से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उठाया हुआ है। इतना सा बात समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्ना कार्टा क्या है। मैग्ना कार्टा दुनिया का पहला डॉक्यूमेंट है जहां पे ह्यूमन राइट्स या बेसिक राइट्स के बारे में बात किया हुआ था। किसके किसके बीच में एग्रीमेंट था? राजा और वहां के अमीर लोगों के बीच में एक राइट्स था कि कुछ राइट्स हम आपसे छीनेंगे नहीं, जो कि ह्यूमन राइट्स है। अब एक सवाल पूछेगा कि बताओ फंडामेंटल राइट्स क्या होता है? तो फंडामेंटल राइट्स एक पॉलिटिकल राइट्स है। ठीक से सुन लो, फंडामेंटल राइट्स एक पॉलिटिकल राइट्स है। पॉलिटिकल राइट्स का मतलब होता है, तीन तरह के राइट्स होते हैं जनरली। एक तुम्हें पॉलिटिकल राइट्स के बारे में पढ़ा जाएगा, एक तुम्हें इकोनॉमिकल राइट्स के बारे में पढ़ा जाएगा, एक तुम्हें सोशल राइट्स के बारे में बताया जाएगा। ये तीन जनरली शब्द मिलेंगे, ये और ये नहीं है। इकोनॉमिकल राइट्स का मतलब होता है कि ये मेरा राजनीतिक अधिकार है। कैसा? देखो, जैसे अगर पुलिस तुमको गिरफ्तार करेगी तो पुलिस को कुछ बेसिक रूल्स पालन करना होगा। किस आरोप में गिरफ्तार कर रहे हैं, किस आरोप का मतलब किस लॉ को हम ब्रेक किए हैं, उस पे आप गिरफ्तार कर रहे हो तो आपको बताना होगा। 24 घंटे के अंदर में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, आपको वकील लेने का अधिकार है। ये सब कुछ पॉलिटिकल राइट्स है। समझ में क्या कर रहा हूं? सो लिखो कि फंडामेंटल राइट्स क्या है। पहली बात तो ये इकोनॉमिकल राइट्स नहीं है, सोशल राइट्स नहीं है। बात समझ में आ रहा है? कहीं पे भी तुमको डिस्क्राइब करना होगा तो तुमको ये बताना होगा कि फंडामेंटल राइट्स एक इकोनॉमिकल राइट्स होता है जो स्टेट के अगेंस्ट में दिया हुआ है। अब स्टेट का मतलब क्या होता है तो बता सकता है यहाँ पे? स्टेट मैं शब्द कभी भी इस्तेमाल कर रहा हूं, इसका मतलब सरकार समझना है। सरकार का मतलब सिर्फ सरकार नहीं होता है, यूनियन गवर्नमेंट नहीं होता, स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता, लोकल गवर्नमेंट नहीं होता, ये तो होंगे ही। इसके अलावा कोई भी सरकारी संस्था भी हो सकता है, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट भी हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी विभाग सरकारी है तो ये स्टेट है। LIC सरकारी संस्था है तो स्टेट होगा। SBI एक सरकारी संस्था है तो होगा। रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सरकारी संस्था है तो होगा। जब भी मैं स्टेट शब्द का इस्तेमाल करूंगा तो स्टेट शब्द का मतलब यहाँ पे तुमको क्या जानना है? स्टेट शब्द का मतलब ये जानना है कि सरकार से संबंधित विभाग, सरकार से संबंधित एजेंसी और खुद सरकार भी। समझ में आ रहा है? जैसे उस समय राजा था तो राजा जब चाहता तब कोई भी राइट्स अपने सिटीजन का, अपने नागरिक का ले सकता था। लेकिन आज के समय में, डेमोक्रेसी के समय में, राजा मतलब आज की सरकार कोई भी राइट्स आपसे किसी भी वक्त छीन नहीं सकती है। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं? जैसे हम लोग सब राजा के संरक्षण में रहते हैं, हम तुम सब राजा के संरक्षण में रहते हैं, मतलब सरकार के संरक्षण में रहते हैं। कल जाकर के सरकारी तुम्हारे अगेंस्ट में चलेगी तो तुम्हारा कुछ तो ऐसे बेसिक राइट्स होना चाहिए ना जिससे तुम सरकार के अगेंस्ट भी लड़ सकते हो। वो बेसिक राइट्स, वो ह्यूमन राइट्स फंडामेंटल राइट्स में दिए हुए हैं। ये हमेशा सरकार के अगेंस्ट में है। समझ में आ रहा है? जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर आपको सरकार गिरफ्तार करेगी तो सरकार को बताना होगा कि आप किस कानून के तहत गिरफ्तार किए जा रहे हैं, सरकार को बताना होगा। तो ये तुम्हारा राइट है। अगर सरकार तुम्हें गिरफ्तार कर रही है तो 24 घंटे के अंदर में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, मतलब कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। ये भी तुम्हारा अधिकार है। अगर तुम्हारे ऊपर में आरोप सिद्ध होता है तो तुम्हें जेल भेजा जाएगा, अदरवाइज तुम्हारे ऊपर में आरोप सिद्ध नहीं होगा तो तुम्हें वहीं पे छोड़ देने के लिए कहा जाएगा। ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स है। ये किसके अगेंस्ट में दिया जा रहा है? सरकार के अगेंस्ट में। जैसे सरकार के अगेंस्ट मतलब पुलिस के अगेंस्ट में दिया जा रहा है। और भी जितने भी अधिकार तुमको भी पढ़ाए जाएंगे वो सब कुछ सरकार के अगेंस्ट है। तो ये कैसा राइट है? ये फंडामेंटल राइट्स है और ये पॉलिटिकल राइट्स है। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में एक लाइन में भी लिख सकते हो कि दीज आर पॉलिटिकल राइट्स। लिख लो, दीज आर पॉलिटिकल राइट्स। ये इकोनॉमिकल राइट्स नहीं है, ये सोशल राइट्स नहीं है। क्लियर बात है? इकोनॉमिकल और सोशल DPSP में बात करेंगे अगला वाले में। these are political rights which are given to the citizen against the government, against the state या against the government। क्यों दिया जाता है? for their all round development, for their all round development। क्यों दिया जाता है? for their all round development, for their all round development। क्लियर है? इतना सा बात समझ में आ गया? ये ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल लिखा हुआ जो शब्द है ये बहुत जरूरी है। फंडामेंटल राइट्स अगर तुमसे छीन लिया जाएगा तो ऐसा माना जाता है कि आपका विकास नहीं हो पाएगा। आपका एक ह्यूमन के नाते जो विकास हो रहा है वो ह्यूमन के नाते पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। दैट इज व्हाई फंडामेंटल राइट्स दिया जाता है। और क्यों दिया जाता है वो आगे तो बताएंगे। तुमसे एक सवाल ये भी पूछेगा कि भारत में सबसे पहली बार फंडामेंटल राइट्स का जिक्र कब हुआ था? डायरेक्टली संविधान में थोड़ी लेके आ गया होगा। भारत में सबसे पहली बार फंडामेंटल राइट्स का जिक्र हुआ था नेहरू रिपोर्ट में 1928 में। लिख लो एक नेहरू रिपोर्ट, जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो बताएंगे नेहरू रिपोर्ट क्या है।
तो इतना अगर सुन सकते हो तो इतना सुन लो। ब्रिटिशर्स भारत के पॉलिटिशियंस को कांग्रेस मतलब उस समय की जो बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, उसको चैलेंज किया था कि आप लोग संविधान बना के दिखा ही नहीं सकते, आप लोग संविधान बना के दिखा दो, आप लोग देश चला करके दिखा दो। इस चैलेंज को नेहरू रिपोर्ट ने स्वीकार किया था, मतलब इस चैलेंज को स्वीकार किया गया था। जो जवाहरलाल नेहरू हैं, उनके पापा थे मोतीलाल नेहरू, वो भी एक बड़े एडवोकेट थे, उनकी अध्यक्षता में एक संविधान बनाया गया था 1928 में भी। इसी को नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। इसी नेहरू रिपोर्ट में पहली बार जिक्र हुआ था कि फंडामेंटल राइट्स जैसा अपने नागरिकों को कुछ देना चाहिए। बोला किसने था कि तुम नहीं बना सकते? ब्रिटिशर्स। ठीक है, लिख लो नेहरू रिपोर्ट में द फर्स्ट, क्या लिखोगे? द फर्स्ट, क्या लिखिए? नेहरू रिपोर्ट फर्स्ट टाइम ब्रिंग आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, the term fundamental right was first used in India in Nehru report in 1928. क्लियर है बात? हो गया, इतना सा बात हो गया। फंडामेंटल राइट्स कैसा राइट्स है? ये पॉलिटिकल राइट्स है। पॉलिटिकल राइट्स का मतलब समझ में आ रहा है ना? अभी थोड़ा देर में समझ में आ भी जाएगा, क्योंकि हम जितना भी चीज बात करेंगे वो सब पॉलिटिकल राइट्स होगा। उसमें हम कहीं पे भी बात नहीं करेंगे तुम्हारा आर्थिक विकास होगा, कहीं पे भी हम बात नहीं करेंगे तुम्हारा सामाजिक विकास होगा। हम जो भी बात करेंगे वो तुम्हारा पॉलिटिक्स से रिलेटेड होगा और पॉलिटिकल राइट्स कहा जाता है। क्लियर है? 2-3 पॉइंट और जरूरी है। फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब एब्सोल्यूट का मतलब समझना होगा कि जो फंडामेंटल, जैसे लिखा हुआ है आर्टिकल 19 में कि तुम्हें बोलने का अधिकार है, तुम्हें बोलने का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं कि कल तुम किसी को गाली दे रहे हो, समझ में आ रहा है? उसका भी ये चीज है, उसका भी राइट्स है कि तुम्हारा वो गाली को सुनेगा नहीं। सो ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब लिख दिया है कि बोलने का अधिकार है तो कुछ भी नहीं बोल सकते हो। देयर इज अ लिमिट, दैट इज व्हाई फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। लिख लो, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, इट इज अ कंडीशनल राइट। फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, फंडामेंटल राइट्स इज नॉट एब्सोल्यूट, इसमें कंडीशन है। और फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। लिखो, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इसका मतलब समझ में आया? देखो, अगर तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स, ये लाइन लिख लेना क्योंकि यही लाइन से आर्टिकल 32 हम पढ़ेंगे। अगर तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स कोई भी स्टेट का मतलब कोई भी सरकारी एजेंसी तुमसे छीनने की कोशिश करेगी तो तुम फंडामेंटल राइट्स जो छीन रहा है उसके अगेंस्ट में तुम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। देखो, दुनिया के किसी भी संविधान में यह बात नहीं लिखा हुआ है कि अगर किसी नागरिक का फंडामेंटल राइट्स छीना जाएगा तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है। मतलब सिर्फ लिख करके नहीं दिया कि देखो ये फंडामेंटल राइट्स है। अगर फंडामेंटल राइट्स तुम्हारा को छीन रहा है तो तुमको बाकायदा काटने का अधिकार भी दिया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें बताते हैं कि जैसे तुमको कोई भी पुलिस अधिकारी तुमको बिना लॉ का गिरफ्तार कर लिया, अब तुम किसके अगेंस्ट में कंप्लेन करोगे? क्योंकि तुमको जो गिरफ्तार किया है वो खुद सरकार है, तो किसके अगेंस्ट में कंप्लेन करोगे? तो यहां पे तुमको लोकल कोर्ट नहीं जाना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जाना है। अगर कोई भी अधिकारी तुमको बिना किसी वजह का, बिना किसी लॉ को ब्रेक किए हुए, बिना कोई वजह तुमको गिरफ्तार करके 1 महीने से 1.5 महीने जेल में रखा हुआ है, अपने यहाँ पे समझ लो कन्फाइन करके रखा हुआ है, छुपा के रखा हुआ है, ऐसी परिस्थिति में तुम या तुम्हारा रिश्तेदार या तुम्हारा दोस्त भारत के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में एक याचिका लगा सकता है जिसको रिट कहा जाता है। और रिट जब सुनेगी सुप्रीम कोर्ट, तो रिट सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट पुलिस को एक आदेश देती है, इस व्यक्ति को मेरे सामने खड़ा करो, यहां मेरे सामने खड़ा करो। और खड़ा करने के बाद पुलिस को स्थापित करना पड़ेगा कि आपने क्यों गिरफ्तार कर रखा है। आप थ्रू अ वैलिड लॉ प्रूफ कीजिए कि इस व्यक्ति को आपने क्यों गिरफ्तार कर रखा है। अगर वहां पे पुलिस इस चीज को स्थापित करने में सक्षम हो पाती है कि हाँ, हमने इस लॉ के ब्रेक करने की वजह से इसको गिरफ्तार कर रखा है, स्थापित करना मतलब समझ रहा है, प्रूफ कर पाएगी कि हाँ एक वैलिड रीजन था गिरफ्तार करने का, देन इट इज ओके। अदरवाइज ये ओके अगर नहीं है, देन सुप्रीम कोर्ट उसी जगह पे उस व्यक्ति को छोड़ने का आदेश पुलिस को दे सकती है। ये कहां हो रहा है ये सब घटना? तुम्हारा वो लोकल कोर्ट में, ये लुधियाना कोर्ट में कहां हो रहा है? ये तो या होगा सुप्रीम कोर्ट में या तो होगा हाई कोर्ट में। मतलब तुम समझ लो कि ऐसा कहीं पे दुनिया के किसी संविधान में नहीं दिया हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति का भारत में फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो व्यक्ति कहां जा सकता है? सीधा सुप्रीम कोर्ट। सो लिख लो, ये इन्फोर्सेबल का मतलब हुआ है कि if a individual is deprived of his fundamental right,
by the state is deprived of his fundamental right, is deprived of his fundamental right by the state, then he can approach Supreme Court under Article 32. Then he can approach Supreme Court under Article 32, or he can approach High Court of Article 32 under Article 32, or he can approach High Court under Article 226 of the Constitution, or he can approach High Court under Article 226 of Constitution. देखो, पहले तो तुम्हें कोशिश करना चाहिए कि आप अपने हाई कोर्ट में ही जाओ. जब तुम सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो तुमसे सुप्रीम कोर्ट वहां पूछ भी लेगी कि आप अपने स्टेट के हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए, आप मेरे पास से डायरेक्टली क्यों आ गए. तो बेटर होगा कि आप पहले हाई कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट से अगर कुछ दिक्कत लगता है तो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करें. यही बेटर प्रोसीजर होता है. ठीक है, तो इनफोर्सिबल है. इनफोर्सिबल का मतलब समझ आया कि अगर तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स तुमसे स्टेट छीनने की कोशिश करती है, इन दैट केस तुम कहां जा सकते हो, कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो. ऐसा प्रावधान दुनिया के किसी संविधान में नहीं लिखा हुआ है. दैट इज वाई तुमसे हमेशा पूछने को मिलेगा, कहने को मिलेगा कि सुप्रीम की फंडामेंटल राइट जो है वो कैसा है, इनफोर्सेबल है. इसके आगे एक चैप्टर और है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. उसमें सीधा सा एक शब्द पढ़ाया जाता है कि इट इज नॉट इनफोर्सेबल. मतलब जो चीज उसमें लिखा हुआ है, अगर वो काम सरकार नहीं करेगी तो आप कोर्ट में जाकर के सरकार के अगेंस्ट में कंप्लेन नहीं कर सकते. जो अगला जो आएगा पार्ट, उसको कहते हैं डीपीएसपी, शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी कहते हैं. वहां पे जो भी बात लिखा हुआ है वो बात अगर सरकार नहीं कर रही है या करने से मना कर रही है, इन दैट केस आप सरकार के अगेंस्ट में कोर्ट नहीं जा सकते. इसलिए वहां पे क्लियर एक शब्द लिखा जाता है, इट इज नॉट इनफोर्सेबल. समझ आ रहा है ये बात. एक पॉइंट और लिख लो कि फंडामेंटल राइट्स आर सैक्रोसेंट नॉट परमानेंट. एक सैक्रोसेंट वर्ड है, सैक्रोसेंट नॉट परमानेंट. सैक्रोसेंट का मतलब होता है सुप्रीम. ये सुप्रीम नहीं है, पवित्र नहीं है, सबसे पवित्र नहीं है. एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुमको बताता हूं. जब भारत का संविधान लागू हुआ था उसमें तुम्हें 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे. 7, वो अभी हम लिखेंगे. अभी बचा हुआ है 6, एक हटा दिया. सैक्रोसेंट होता है ना, जैसे प्रभु हमारे लिए सैक्रोसेंट है, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है. तब सैक्रोसेंट इस्तेमाल किया जाता है. इस तरह का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है. प्रभु, हम भगवान को मानते हैं. अगर हम शिवाइट है, शिव भगवान को मानते हैं, तो शिव मेरे लिए क्या है, सैक्रोसेंट है. उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. नोबडी कैन रिप्लेस हिम. बट दिस इज नॉट अ सैक्रोसेंट. व्हाई? क्योंकि ये सबसे सुप्रीम नहीं है. सबसे सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है. ठीक है, दिस इज नॉट सैक्रोसेंट. सैक्रोसेंट का मतलब ये सबसे सुप्रीम नहीं है. सबसे सुप्रीम नहीं है, दैट इज वाई इसको बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है. अभी तुमको 6 फंडामेंटल राइट्स मिल रहा है, आगे चल के पार्लियामेंट को लगेगा 5 ही मिलना चाहिए, तो 5 कर सकती है पार्लियामेंट. राइट? सो लिख लो कि इट कैन बी रिड्यूस्ड और इट कैन बी इंक्रीज्ड बिकॉज इट इज नॉट सुप्रीम. It can be reduced or it can be increased, but it is not supreme. और इसको हम प्रूव भी करते हैं और तुमको जानना भी है. लिखो, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन इज हैविंग 7 फंडामेंटल राइट्स. ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे और सबके नाम लिख लो. पहले लिखो राइट टू इक्वालिटी. पहले लिखो राइट टू इक्वालिटी. हाँ, इक्वालिटी. ये आर्टिकल 14 से 18 तक जाएगा. लिखो राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18. दूसरा लिखो राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22, 1922. तीसरा लिखो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. फटाफट लिखो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. इसमें आर्टिकल 23 से 24 लिखो. 23 से 24 लिखो. फिर लिखो राइट टू रिलीजन. 25 से 28 लिखो. 25 से 28. 25 से 28 क्या लिखा, राइट टू रिलीजन. नेक्स्ट लिखो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ये लिखो 29 to 30. अब लिखो राइट टू प्रॉपर्टी. इसी को एडिट किया गया, इसी को डिलीट किया गया है.
राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हाईलाइट करना, लिखो कि इट हैज बीन अमेंडेड बाय द 44th Constitutional Amendment Act, by the 44th Constitutional Amendment Act 1978. पहला पॉइंट लिखा, लिखो पहले। देखो मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ उसको कौन से आर्टिकल्स आते हैं? आएंगे, आर्टिकल पे भी आएंगे। पहले एक लाइन लिख लो, ये क्वेश्चन पूछेगा राइट टू प्रॉपर्टी को यहां से फंडामेंटल राइट से हटा करके आर्टिकल 300A में लाया गया। पहले राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट्स था, अभी हम तीनों के बारे में समझाएंगे भी, क्या होता है फंडामेंटल राइट्स, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, क्या होता है लीगल राइट्स। पहले ये फंडामेंटल राइट्स था, अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया है। मतलब पहले ये आर्टिकल 31 में लिखा हुआ था, पहले आर्टिकल 31 में लिखा हुआ था, आर्टिकल 31 में ये लिखा हुआ था। अभी ये कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 300A में, जो कि पार्ट 12 में आता है, पार्ट 12 में आता है। और इसको अमेंड किया गया बाय द 44th अमेंडमेंट 1978 से। लिखा? तो ये पॉइंट लिखो कि अर्लियर राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट, अर्लियर राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट, नाउ it is a constitutional right or legal right. Now it is a constitutional right or legal right which is placed under article 300A, which is placed under article 300A of part 12 of constitution, which is placed under article 300A of पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कैसे किया गया? बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। क्लियर है ये बात? देखो दो चीज यही पे सुन लो जो तुमसे कभी भी क्वेश्चन में फंसा सकता है। जो चीज आर्टिकल 11, इधर देखो, जो चीज आर्टिकल 12 से 35 के बीच में लिखा हुआ है, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच में लिखा हुआ है, ये एक फंडामेंटल राइट्स है। पहली बार ये समझ लो कि 12 से लेकर के 35 में लिखा हुआ ये फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स एक अलग चीज होता है, ये फंडामेंटल राइट्स एक अलग चीज है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी लिखा हुआ कोई भी कानून, कोई भी राइट्स, कोई भी चीज लिखा हुआ है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या लीगल राइट्स कहा जाता है। समझ में आ रहा है? सिर्फ स्पेशल दर्जा किसको मिला हुआ है? 12 से लेकर के 35 तक। क्यों स्पेशल दर्जा मिला हुआ है? क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि यहां पे किसी भी तरह का स्टेट आपसे राइट, कोई भी अधिकार छीनेगी तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अब ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो कहां कर दिया गया है? 300A में। ये लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, लेकिन क्या इसको अगर सरकार तुमसे वायलेट कर रही है तो क्या तुम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अब जा सकते हो? नहीं। सो फंडामेंटल राइट्स भी संवैधानिक राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, बट लीगल राइट्स क्या फंडामेंटल राइट्स होंगे? नहीं। बात समझ में आया क्या कह रहा हूं? आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक में जो भी चीज लिखा हुआ है वो फंडामेंटल राइट्स है, बस। फंडामेंटल राइट्स भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही तो लिखा हुआ है, ठीक है। 12 से 35 को छोड़ करके संविधान में कहीं पे भी लिखा हुआ है वो कहलाता है लीगल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ठीक है। लीगल राइट्स क्या फंडामेंटल राइट्स हो सकते हैं? नहीं, लीगल राइट्स फंडामेंटल राइट्स नहीं हो सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट्स लीगल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो सकते हैं। लीगल क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है। बात समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन कहीं में फंसा देता है, लोग समझ नहीं पाते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी कैसा राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है, या तुम्हें अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी लिखा हुआ है तो इट्स ओके, ठीक है। तो आर्टिकल वो जो राइट टू प्रॉपर्टी था इसके बारे में समझ में आ गया। और लास्ट लिखो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखो इसके बारे में 2-3 पॉइंट अभी बता देता हूं। ये आर्टिकल 32 में लिखा हुआ है, ये आर्टिकल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो तुम लिखे हो ये आर्टिकल 32 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 32 में लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बारे में 2-3 चीज अभी पता कर लो। इस आर्टिकल को B.R. अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, जो क्वेश्चन इवन IAS में भी पूछा रहता है। इस आर्टिकल को, आर्टिकल 32 को B.R. अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। B.R. अम्बेडकर जी ने
आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। ये आर्टिकल के तहत, मेरी बातों को ठीक से सुनो, सिर्फ इस आर्टिकल के तहत ही अगर आपका फंडामेंटल राइट सरकार छीनने की कोशिश करेगी, जो भी हम पढ़ाएंगे अभी, इस आर्टिकल के तहत ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को आप अप्रोच करते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले लिखा कि अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करना है, जैसे कि मान लो मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाना है, कोई संस्था बनाना है, कोई संस्था, लेकिन सरकार कह रही है कि नहीं, तुमको बनाने नहीं देंगे, गवर्नमेंट आकर के गिरफ्तार करके लेके जा रही है इसको, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी बनाना हमारा फंडामेंटल राइट है, अभी तुम पढ़ोगे, लेकिन सरकार हमको पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाने देना चाहती, हम बनाएंगे खास आदमी पार्टी, लेकिन खास आदमी पार्टी बनाने नहीं दे रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाने नहीं दे रही है, बोल रही है कि तुम्हारा शकल खराब है, तुमको बनाने ही नहीं देंगे। तो शकल खराब से नहीं चलेगा, क्या करना होगा, भारत का नागरिक है, पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइजेशन देती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास गए तो बोलती है तुम्हारा शकल खराब है, तुमको नहीं देंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को समझा देंगे कि आर्टिकल 32 हमारे पास अभी जिंदा है, अगर तुम नहीं दोगे हम सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर लेंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट उधर से देगी ना निर्देश, तब तो बनाएंगे ना सर, तो बोलेगी हाँ तब बनाएंगे। तो धमका दोगे 2-3 बार, बस यूं ही धमका देना, बट आर्टिकल 32 के तहत चल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और अगर हाई कोर्ट में नजदीक है तो बोल देना आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी चले जाएंगे, मेरा फंडामेंटल राइट्स है और वो फंडामेंटल राइट्स आप मुझसे छीन नहीं सकते हैं। क्लियर है? तो आर्टिकल 32 ये अधिकार देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करें। इसमें 5 रिट पढ़ा जाता है। रिट का मतलब ऑर्डर होता है, रिटन ऑर्डर, रिट मतलब रिटन ऑर्डर, WRIT लिखा हुआ रहता है, रिट का मतलब रिटन समझो, रिटन ऑर्डर। और ये पांचों रिटन ऑर्डर तुमको काफी जरूरी है। एक को कहते हैं हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस, दूसरे को कहते हैं मैंडेमस, तीसरे को कहते हैं सर्चियोरी, चौथे को कहते हैं प्रोहिबिशन, और पांचवें को कहते हैं क्यू वारंटो। क्यू लिख लो, क्यू वारंटो, ये पांचों रिट लिख लो। रिट का मतलब रिटन ऑर्डर, जो सरकार, जो कोर्ट ऑर्डर पारित करेगी उस ऑर्डर को रिटन ऑर्डर कहा जाता है, रिटन ऑर्डर। क्यू वारंटो, QUOWARRANTO। देखो लोग पहले फंडामेंटल राइट पढ़ाते हैं, बाद में ये पढ़ाते हैं, हम पहले ये पढ़ाएंगे फिर बाद में तुमको फंडामेंटल राइट पढ़ाते हैं। देखो कैसे क्या होता है, देखो ये बहुत सिंपल है, हालांकि इसको लोगों ने हवा बना के रखा है, बहुत टफ लगता है, कुछ टफ नहीं, 5 मिनट में समझा देते हैं पांचों पॉइंट, 5 मिनट के अंदर में, विद इन 5 मिनट्स यू विल गेट ऑल द पॉइंट्स। अभी एक ऐसा सिचुएशन मानते हैं जहां पे पुलिस तुमको इलीगल तरीके से गिरफ्तार कर रखी है, एक फंडामेंटल राइट्स है, जहां पे पुलिस तुमको गिरफ्तार करने जाएगी तो तुम्हारा ये राइट है, क्या राइट है कि तुम पुलिस से पूछोगे कि किस कानून को तोड़ने पर तुम मुझे गिरफ्तार करते हो। दूसरा, पुलिस अगर गिरफ्तार करेगी तो 24 घंटे के अंदर में कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ता है, ठीक है। तीसरा, वकील लेने का अधिकार है। और चौथा, अगर जज तुमको फर्दर गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को नहीं कहती कि इसको तुम फर्दर गिरफ्तार करो, तब तक पुलिस उसको फर्दर गिरफ्तार नहीं कर सकती, उसको ड्रॉप करना होगा, मतलब उसके ऊपर में सारे और आरोप को बर्खास्त करना होगा। लेकिन मान लो कि कोई व्यक्ति तुमको जबरदस्ती, कोई व्यक्ति का मतलब सबसे पहली बात, फंडामेंटल राइट किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में नहीं लगता, ये मैं बार बार बता रहा हूं, मेरे अगेंस्ट में नहीं लगा सकते हो तुम लोग। मैं इसको आज बंद कर देता हूं, यहाँ पर इसको तुम लोग सब चले जाओ, इसको बंद कर दूंगा। इसके घर वाले खोजते आएंगे, बोलेंगे कि यहाँ पे बंद है, तो मेरे केस में तुम क्या फंडामेंटल राइट्स के तहत क्या चल जाओगे, चलो सर ने पढ़ाया था सुप्रीम कोर्ट चलते, सुप्रीम कोर्ट चल जाओगे। अरे इसको मैं गिरफ्तार कर लूंगा तो तुम लोग कोर्ट, पुलिस तो जा ही सकते हो, लेकिन मान लो पुलिस ही ऐसा कर रखा है तो कहां जाओगे, तब जाना है कोर्ट। सो फंडामेंटल राइट इंडिविजुअल के केस में कभी नहीं लगेगा, ये लगेगा तो सरकारी के केस में लगेगा, क्योंकि सरकार के केस में तुम लोग सरकार के पास रहते हो, सरकार तुम्हारा गार्जियन है, और गार्जियन ही ऐसा बिहेव कर रहा है तब लगेगा। तो ये देख लो, ये इलीगल किसी को गिरफ्तार करके रखा हुआ है, इलीगल, और उसको छोड़ नहीं रहा है, उसके घर वाले छोड़ रहे हैं, भाई पुलिस साहब छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ रहे। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो कुछ करना पड़ेगा, तब उसके घर वाले लगाएंगे कहां पे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में लगाएंगे। हेबियस कॉर्पस का मतलब ही होता है टू हैव द बॉडी ऑफ,   ऑफ।
इसके फैमिली वाले कोई भी लगाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट पुलिस को आदेश देगी, भैया इस व्यक्ति को मेरे सामने यहां प्रस्तुत करो, करना पड़ेगा। और जस्टिफाई करो कि तुमने क्यों गिरफ्तार कर रखा है, ऑन विच बेसिस यू हैव अरेस्टेड हिम। अगर वो अरेस्ट जस्टिफाई कर देगा थ्रू लॉ, अपने मन से कुछ भी गिरफ्तार करके नहीं आना है, कोई कानून तोड़ा हुआ तभी नहीं गिरफ्तार करोगे, देन इट इज ओके, एल्स आपको वहीं पे छोड़ दिया जाएगा। देखो कितना अच्छा है, हेबियस कॉर्पस का मतलब टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने सामने बुलवाती है उसको और बोलती है जो भी रखा है इलीगल डिटेन करके या जैसे भी करके कोई भी किया हो, स्थापित कीजिए कि आप ऐसा क्यों कर रखे हैं। लेकिन तुमको मैं एक चीज बता देता हूं, सिर्फ एक यही वाला हेबियस कॉर्पस ही एक ऐसा है जो प्राइवेट के लिस्ट में लगता है। बार बार मैं अभी सरकारी सब यूज कर रहा हूं, ये कानून में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एक कोर्ट का जजमेंट है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, उस एग्जाम्पल में तुम लोग बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे प्यार मोहब्बत वाले किस्सा में होता क्या है कि लड़कियां कभी कभी प्यार में इधर उधर चली जाती हैं, तो पिताजी को अच्छा नहीं लगता है और भाई को क्या करती हैं, क्या करते हैं पिताजी, क्या करते हैं, एक रूम में बंद कर देते हैं। मूवी नहीं देखते हो, क्या करते हो ना, मूवी देखते हो ना पढ़ ही रहे हो, एक कमरा में बंद कर देते हैं। वीर जारा देख लेना, वीर जारा में लिखा है कमरा बंद कर दिया, उसी में खाना दे दिया, उसी में पानी दे दिया, मतलब एक बंदी जैसा जिंदगी जिया जा सकता है। तो फिर लड़की वहां से कोई कागज फेंकेगी ऐसे बाहर खिड़की से, देखिए हो ना मूवी, कि मेरे बदले में कोई पुलिस में जाके कंप्लेन कर दो वगैरह वगैरह, सुना है ना। मान लो कागज भी किसी मूर्ख आदमी को ना मिला हो नीचे, मान लो कागज गिराई, बारिश हो गया, तब ऐसी परिस्थिति में हेबियस कॉर्पस सिर्फ एक ऐसा ही एक इंस्ट्रूमेंट है जो प्राइवेट के अगेंस्ट भी लगाया जा सकता है। अगर लड़की चाहे तो भारत के सुप्रीम कोर्ट को एक एप्लीकेशन या मेल करके अपने अगेंस्ट में हेबियस कॉर्पस लगवा सकती है। तो ये इंडिविजुअल केस भी वहाँ हो सकता है? हाँ, इंडिविजुअल केस नहीं, इंडिविजुअल के अगेंस्ट लगेगा, अपने बाप के अगेंस्ट ही लगा सकती है या भाई के अगेंस्ट में। ओनली ऑन दिस केस, ओनली, सिर्फ दिस केस हेबियस कॉर्पस सिर्फ यहां पे लग सकता है। इसको हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, बाकी किसी में नहीं लगता है, सिर्फ इसको छोड़ करके। सो कभी लिख लेना उसको, ठीक है। तो हेबियस कॉर्पस इज अ वेरी सिंपल थिंग कि अगर किसी को आपने इलीगल तरीके से डिटेन कर रखा है, देखो मैं इलीगल शब्द जो इस्तेमाल कर रहा हूं ना, इसका मतलब एक ही चीज होता है कि लॉ के अगेंस्ट में जाकर के गिरफ्तार करना, बाकी कोई चीज इलीगल नहीं होता है। अगर लॉ में लिखा हुआ है कि इसको इस तरीके से गिरफ्तार करना है और उस तरह से किया हुआ है, देन इट इज अ लीगल, ठीक है ना। सो किसी भी तरह का लॉ है, अगर लॉ में लिखा हुआ है कि ऐसा कर सकता है, वो कर रहा है, कोई भी आदमी कर रहा है, तो वो लीगल है, ठीक है ना। अब ये लॉ में नहीं लिखा हुआ है कि हम अपनी बेटी को ही एक कमरे में बंद कर देंगे, खाना पीना बंद कर देंगे, ये सब कहीं कहीं पे लॉ में नहीं लिखा हुआ है। और जो कागज जो खिड़की से फेंकी थी ना, वो भी मान लो बारिश में बह गया हो, तो पुलिस भी नहीं आ पा रहा है, तो आखिर कैसे जाए, प्रशासन तक ये बात कैसे जाए। तो लड़की के पास उसमें मेल भी नहीं होता था, तो लड़की क्या कर सकती है, उसका जो मेड वगैरह होगा ना, उस मेड के तहत एक कागज लिखेगी और बोलेगी, मेड को बोलेगी कि इसको कहीं भारत के किसी पोस्ट ऑफिस में डाल दो, और सिर्फ ऊपर में लिख देना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, अपने आप पहुंच जाएगा। इतना ही लिखना है तुमको, कुछ नहीं आता एड्रेस उड्रेस, तो इतना भी तुम लोग कर सकते हो ना भैया, कि भारत का सुप्रीम कोर्ट के नाम के लिखना आगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दिल्ली लिख दोगे, तभी वो पोस्ट ऑफिस वाला जो है ना, वो इतना मूर्ख नहीं है, तभी वो भारत के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा ही देगा। और मान लो तुम लोग अगर चंडीगढ़ हाई कोर्ट लिख दोगे ना, चंडीगढ़ हाई कोर्ट चंडीगढ़, इतना तो लिख ही सकते हो ना, चंडीगढ़ हाई कोर्ट चंडीगढ़, तो भी वो पहुंचा ही देगा, क्योंकि वो हम थोड़ी हो कि हमको ढूंढते ढूंढते आएगा, फलाना कहाँ है, फलाना कहाँ है, पहुंचा देगा वो, और चला जाता है चीफ जस्टिस के पास, ठीक है। अब देखो मैंडामस, मैंडामस का मतलब होता है वी कमांड। ये पढ़ा भी नहीं रहे, तुमको सिर्फ इंट्रोडक्शन देते हैं। वी कमांड का मतलब बहुत सिंपल सा बात है, अगर कोई सरकारी अधिकारी जो उसका अधिकार क्षेत्र में काम करना है, तुम लोग लिखते काहे नहीं हो, लिखना पड़ता है ये सब चीज, नहीं तो बाद में पढ़ते रह जाओगे। ये तो तुमको ऐसे लग रहा है ना कि इजी है, किताब में जब पढ़ोगे ना तो इतना इजी नहीं लगता है, क्योंकि अभी हम खड़े इसलिए तुमको इजी लग रहा होगा। वी कमांड का मतलब होता है जब कोई सरकारी अधिकारी जो उसका अधिकार क्षेत्र में काम करने के लिए कानून के तहत कहा गया है और वो व्यक्ति अगर काम नहीं कर रहा है, तो उस व्यक्ति को सरकारी काम करवाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाकर के इस तरह का रेट लगवा देते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे कहीं पे बाढ़ आ गया, बिहार के किसी एक जिला में बाढ़ आया और जिला का हेड होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बाढ़ से रिलेटेड किसी भी तरह का राहत कार्य नहीं कर रही है। किसी गांव में बाढ़ आया है, मान लो 10 गांव में बाढ़ आया हुआ है, बाढ़ से रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट काम नहीं कर रही है, रिलीफ वर्क नहीं कर रही है, तो ऐसी परिस्थिति में उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को काम पे लगवाने के लिए कोई व्यक्ति वहां के बिहार का कोई भी व्यक्ति पटना हाईकोर्ट में एक लेटर डाल करके उसके केस पर रिट लगवा सकता है। और अगर कोर्ट सुनवाई करेगी तो कोर्ट उसको आदेश देगी कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए जो कानून में लिखा हुआ है। दिस इज वीक कमांड। क्या लिखोगे? अगर कोई सरकारी अधिकारी अपने सरकारी कार्यों का निर्वहन ठीक तरीके से नहीं कर रही है तो उसके अगेंस्ट में कोई भी व्यक्ति किसी भी हाई कोर्ट में क्या लगा सकता है? मैंडेमस का रिट लगा सकता है। बात समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है। अब देखो ये दोनों, ये सर्सियोरी और ये जो प्रोहिबिशन जो लिखा हुआ है ना, सर्सियोरी का मतलब होता है टू सर्टिफाई, ये दोनों एक ही चीज में लगेगा, और प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू प्रोहिबिट। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू प्रोहिबिट। देखो ये दोनों क्या होता है, एक चीज को सुनो, इधर देखो, ये दोनों कोर्ट का मामला है, कोर्ट का मामला है। क्या कोर्ट का मामला है? देखो इधर मान लो सबसे अभी तुम लोग को इतना जान लो कि डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, यहाँ पे दो तरह का जज होते हैं जो सुप्रीम होते हैं। एक होता है सेशन कोर्ट जो क्रिमिनल केस को देखता है उसको सेशन कोर्ट कहा जाता है, और एक होता है सिविल कोर्ट, एक होता है सिविल कोर्ट। ठीक है, ये दोनों का जो हेड होता है उसको डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज कम का मतलब होता है एज वेल एज, एक अंग्रेजी शब्द है कम सेशन जज, ऐसा लिखाव मिलेगा। मतलब किसी डिस्ट्रिक्ट का हेड जुडिशरी में डिस्ट्रिक्ट जज होता है, डिस्ट्रिक्ट जज कम वही होता है सेशन जज। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? इसके ऊपर में उसका हाई कोर्ट होता है, उस स्टेट का हाई कोर्ट होता है, और इसके ऊपर में सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, मान लो कोई तुम्हारा केस चल रहा है डिस्ट्रिक्ट जज में, डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में कोई केस चल रहा है, और तुम एक अच्छे खासे जागरूक व्यक्ति हो। जब केस चल रहा है तो तुमको मालूम पड़ा अपने वकील से कि ये जो केस चल रहा है ना, ये केस कानून के तहत डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाना ही नहीं चाहिए था। मतलब इस केस को सुनने के लिए हाई कोर्ट एलिजिबल है, ये केस को सुनने के लिए डिस्ट्रिक्ट जज एलिजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये केस कौन सुन रहा है? डिस्ट्रिक्ट जज। जैसे कानून में हर एक का रोल पहले से डिफाइंड है सबका। अभी जब कोर्ट पढ़ाया जाएगा ना तुमको, तो कोर्ट में भी ये बात बता दिया जाएगा कि हर एक, इसके नीचे और भी जज होते हैं, जैसे इसके नीचे में सीजीएम कोर्ट होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है। उसी तरह से समझ लो कि कानून में हर एक जज का अपना रोल पहले से निभाया हुआ है कि आपको कौन सा केस देखना है। एग्जाम्पल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट सिर्फ वो केसेस सुनती है जो दो स्टेट के बीच में झगड़ा हो, सेंटर और स्टेट के बीच में झगड़ा हो, इस तरह के केसेस सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुनती है। ये फंडामेंटल राइट्स वाला केस को छोड़ करके बता रहा हूं। मैंने बोला कि दुनिया में सिर्फ एक भारत का ही संविधान ऐसा है जहां पे इस तरह का प्रावधान है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट अगर ओरिजिनल देखा जाए तो ओरिजिनल क्या सुनती है? स्टेट और सेंटर का झगड़ा, सेंटर और स्टेट का झगड़ा, स्टेट टू स्टेट का झगड़ा, सेंटर और स्टेट का साथ साथ यूटी का झगड़ा, बहुत सारे स्टेट एक साइड सेंटर एक साइड, इस तरह का झगड़ा होता है इस तरह से। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना कि अगर कोई केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में चल रहा है, लेकिन उसको ओरिजिनली लॉ के तहत कहां चलना चाहिए? हाई कोर्ट में। ठीक है ना, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज ये केस को नहीं सुन सकता है लॉ के तहत डिस्ट्रिक्ट जज ये केस को नहीं सुन सकता है। इतना बात समझ आ रहा है? लॉ के तहत डिस्ट्रिक्ट जज ये केस को नहीं सुन सकता है। लेकिन तुमको बीच में मालूम पड़ा, जब केस फाइल हो गया, डिस्ट्रिक्ट जज आधा सुन लिया है, तब तुमको बीच में मालूम पड़ा। ऐसी परिस्थिति में तुम्हारे पास दो ऑप्शन बनता है, या तो तुम इसके अगेंस्ट में सर्सियोरी लगाओगे या तो इसके अगेंस्ट में प्रोहिबिशन लगाओगे। सर्सियोरी और प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? देखो, अगर केस का फैसला आ जाने के बाद, केस का फैसला जैसे ये इसके सुनने का अधिकार में नहीं था, लेकिन फिर भी तुमने वेट किया, तो चलो केस का फैसला आने दो, फिर हम ऊपर के कोर्ट में जाकर के पूछेंगे कि क्या ये जजमेंट सही दिया गया है। जब केस का फैसला आ जाएगा फिर तुम हाई कोर्ट जाओगे। डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर में हाई कोर्ट ही सबसे ऊपर होता है। जब केस का फैसला आ जाएगा तब तुम जाओगे हाई कोर्ट और वहां पे अपना सबूत वगैरह दे करके पूछोगे कोर्ट से कि क्या ये केस का जजमेंट सही तरीके से दिया गया, इसको सर्टिफाई कीजिए आप। तो ये होगा सर्सियोरी।
जब केस का जजमेंट आ चुका है तब आप अपर कोर्ट में जा रहे हैं। तुमने वेट किया, चलो अब आधा दूर तक सुनवाई हो गया है, वेट करते हैं और फिर केस का जो जजमेंट होगा वो जजमेंट को हम ऊपर के कोर्ट में चैलेंज करेंगे कि आपने जो जजमेंट दिया है क्या वो सही दिया है, उसको सर्टिफाई कीजिए, तो कहलाता है सर्सियोरी। और अगर केस के जजमेंट के आने तक आप वेट नहीं करते हैं और बीच में ही चैलेंज करने की बात कहते हैं, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट जज के अगेंस्ट में चले गए, कहां पे, हाई कोर्ट में, केस चल ही रहा था, तो ऐसी परिस्थिति में आप अपना यहाँ पे साक्ष्य देंगे, जो बात आप कह रहे हैं वो साक्ष्य देंगे, और ऐसी परिस्थिति में हाई कोर्ट लोअर कोर्ट से पूछेगा कि इससे रिलेटेड जितना भी फाइल है मेरे पास हैंड ओवर करो, हम इसको वैलिडेट करेंगे, तो ये होगा प्रोहिबिशन। जब केस चल ही रहा है और आप ऊपर की कोर्ट में चले जाते हैं तब लगता है प्रोहिबिशन। जब केस का जजमेंट आ जाता है फिर आप ऊपर की कोर्ट में जाते हो तो लगता है ये सर्सियोरी। लिख लो भैया, लिख लो। जब केस चल रहा होता है तब आप ऊपर की कोर्ट में चले जाते हैं तब लगेगा क्या, प्रोहिबिशन। जब केस चल रहा है और आप ऊपर की कोर्ट में चले गए तब लगेगा प्रोहिबिशन। और जब केस का जजमेंट आ चुका है और फिर आप अपर कोर्ट में जाकर के इसको सर्टिफाई करने की बात करते हैं तो लगेगा ये सर्सियोरी। सर्सियोरी लगेगा, तब लगेगा क्या, सर्सियोरी। सो बहुत ही सिंपल है, सर्सियोरी में सर्टिफाई करता है कि लोअर कोर्ट का जजमेंट वैलिड है या नहीं है, और प्रोहिबिशन में अभी टेस्ट करना बाकी है, टेस्ट करेंगे। सारा फाइल जो है लोअर कोर्ट से मंगवा लिया जाता है, उससे रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट है सारे लोअर कोर्ट से मंगवा लिया जाता है और कहा जाता है कि इसको हम टेस्ट करके आपको बताते हैं कि ये केस किसके क्षेत्र में आएगा, ये क्या कहलाएगा, प्रोहिबिशन। इतना सा बात समझ में आ रहा है? तो ये 4 समझ में आया, 4 समझ में आया। 5 देखो, ये तुमसे पूछेगा वहां पे मैच द फॉलोइंग आता है, सर्सियोरी मतलब टू सर्टिफाई, प्रोहिबिशन मतलब टू प्रोहिबिट, मैंडामस मतलब वी कमांड, हेबियस कॉर्पस मतलब टू हैव द बॉडी ऑफ, ये लिखा हुआ रहता है और उसको मैच द फॉलोइंग करके ऐसा क्वेश्चन पूछा रहता है एसएससी में भी। और लास्ट जो बचा हुआ है क्यू वारंटो, क्यू वारंटो का मतलब क्या होता है, बाय व्हाट अथॉरिटी। क्यू वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी। इसमें क्या है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल से तुम बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि तुम अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने जाते हो तो तुमसे पूछता है ना कि क्या तुम 12वीं पास हो कि नहीं हो, पूछेगा ही, क्योंकि ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए 12वीं पास होना मिनिमम एक रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे ही समझ लो कि कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने कलीग है और तुम जानते हो कि अरे ये तो 12वां फेल था फिर भी ग्रेजुएशन में आगे मेरे सामने बैठा हुआ है, तो तुम उसके बारे में जान पहचान करते हो ना, थोड़ा खोजबीन करते हो ना कि कैसे तुम 12वीं तो फेल हो गए थे, तुम कैसे मेरे सामने बैठे हुए हो। ऐसा होता है, सरकारें क्या करती हैं कभी कभी कि जो गलत व्यक्ति होता है उस गलत व्यक्ति को भी अपॉइंट कर देती है किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूशंस में, किसी सरकारी संस्था पे, किसी सरकारी पद पे, और उसको जॉब दे देती है या उसको निर्वहन कार्यों का निर्वहन करने के लिए उसको अधिकार दे देती है। देखो मैं एक लाइन में बताऊंगा, तुम लोग एक लाइन में समझ जाओगे। अगर कोई सरकारी अधिकारी एक अनाधिकृत पद पे बैठा हुआ है, अनाधिकृत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर मैं आईएएस के पद पे बैठा हूं तो यूपीएससी क्वालिफाई करूंगा ना भैया। अगर यूपीएससी क्वालिफाई भी नहीं कर लिया और तुम लोग एक दिन मुझे देखोगे कि अरे ये तो मास्टर पढ़ाता था, आईएएस कब बन गया, तो आप लोग बोलोगे ना, सरकार के सामने बोलोगे ना। मान लो जो सरकार जो मुख्यमंत्री के पास कंप्लेन करने जा रहे हैं वो मेरा दादाजी है, आप बताओ कौन कंप्लेन करोगे। ऐसी परिस्थिति में तुम्हारे पास ऑप्शन बचेगा, अगर सरकार नहीं सुन रही है तो कहां जाएंगे, कोर्ट। और कोर्ट में क्या लगाएंगे रे, क्यू वारंटो लगाएंगे। क्यू वारंटो के तहत अगर तुमने क्यू वारंटो किसी अधिकारी के तहत लगा दिया तो उस अधिकारी से उसका पूरा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो जाएगा। वहां पे कोर्ट पूछ लेगी बताओ किस औकात से किस औकात से इस पद पे बैठे हुए हो। अगर औकात है तो सिद्ध करके दिखाओ कि इस पद पे बैठने के लिए तुम्हारे पास मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है। दिस इज क्यू वारंटो। लिख लो, अगर कोई सरकारी अधिकारी किसी पद पे अनाधिकृत तरीके से अक्वायर किए हुए है, अगर कोई सरकारी अधिकारी किसी भी पद पे अनाधिकृत तरीके से बैठा हुआ है, अनाधिकृत मीन्स उसके पास मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन नहीं है। अनाधिकृत तभी ना कहेंगे, उसके पास मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन नहीं है।
तो उस अधिकारी के अगेंस्ट आप कोर्ट में, मतलब हाई कोर्ट में क्यू वारंटो लगा सकते हैं। तो उस अधिकारी के अगेंस्ट में आप क्यू वारंटो लगा सकते हैं, जिसमें कोर्ट उस अधिकारी से पूछेगी कि आप सिद्ध कीजिए कि आप किस अधिकार से इस पद पे बैठे हुए हैं। जिसमें कोर्ट को उस अधिकारी को बताना होगा कि आप बताइए किस अधिकार से आप इस पद पे बैठे हुए हैं। ये फंडामेंटल राइट्स पढ़ाने के बाद लोग पढ़ाते हैं, मैंने पहले पढ़ा दिया, गलती किया नहीं। तुमको और क्लैरिटी मिल जाएगा जब हम आर्टिकल 12-13 से शुरुआत करेंगे, तो तुमको शुरुआत से ही एक पकड़ मिल जाएगा कि क्या होता है रिट। ठीक है, रिट क्यों लगाया जाता है? रिट इसलिए लगाया जाता है क्योंकि तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स जो तुमको दिया हुआ है 12 से लेकर के 35 के बीच में, इसमें से कोई भी अधिकार अगर सरकार छीनने की कोशिश करेगी तो तुम कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट। और कहां जाओगे? हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करती है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट फिर क्या करती है? रिट इशू करती है। रिट इशू का मतलब रिटन ऑर्डर इशू करती है। ठीक है, परिवेश देखो किस किस परिवेश में इशू किया जा रहा है। अगर किसी व्यक्ति को आपने इलीगली डिटेन कर रखा है तो हेबियस कॉर्पस लगेगा। एक और तरीके में हेबियस कॉर्पस लगता है, जैसे कि किसी कोर्ट ने 7 साल का जेल दिया किसी को, ठीक है, वहां पे जेलर मैं हूं, जेलर 7 साल बीत गया फिर भी मुझे जेल में ठूस के रखे हुए हैं। होता है, वीर जारा देखो, पहले तो कोर्ट ने उसको सजा दिया था 7 साल 10 साल के लिए, मान लो ऐसे दिया होगा, ऐसे ही था क्या स्टोरी, फिर भी उसको जबरदस्ती ठूस के रखे हुए हैं क्योंकि मेरा तुमसे दुश्मनी और मैं जेलर बना हूं, जेलर निकलने ही नहीं दे रहा हूं। अब जेलर हो तो निकलने नहीं दे रहा है तो तुम्हारा बात तो वहां तक पहुंच ही नहीं रहा है, सरकार तक पहुंच नहीं रहा है, और मान लो सरकार भी मिली जुली है उसके साथ, तो फिर तुमको कैसे निकाला जाए भाई? तब भी लगेगा हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस तुम्हारे घर के लोग लगाएंगे, तुम्हारे दोस्त लगाएगा, नहीं तो तुम भी ऐसा करना, तुम भी कोई एक ऐसा व्यक्ति रखना जो कागज फेंक देगा बाहर और तुम भी उसको ले जाकर के हाई कोर्ट तक पहुंचा देना। बस पहुंचना चाहिए, कोर्ट तक बात पहुंचना चाहिए, उसके बाद तुम छूट जाओगे। क्योंकि हेबियस कॉर्पस लगने के बाद ये क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि क्यों गिरफ्तार कर रखा है भाई। कोई तो रीजन होगा, कोई तो कानून तोड़ा होगा और इसको सिद्ध करना है। किसको सिद्ध करना है? पुलिस को, या जो तुमको बंदी बना के रखा हुआ है। बहुत सिंपल है। वी कमांड में क्या बताया, मैंडेमस में क्या बताया, अगर कोई सरकारी अधिकारी अपने कार्य जो उसके अधिकार क्षेत्र में है वो कार्य करने से मना कर रहा है या नहीं कर रहा है तो उसको वो काम करवाने के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। किस रिट के तहत? मैंडेमस के तहत। प्रोहिबिशन और सर्सियोरी क्या है? बहुत बार ऐसा होगा, तुम लोग अभी कोर्ट वगैरह नहीं गए हो, कोर्ट में इतना सारा पागल वकील है। पागल वकील जानते हो, जिसको कुछ आता नहीं है। अभी कोई वकील से इधर लुधियाना कोर्ट में जाके पूछ लेना प्रोहिबिशन क्या होगा, क्या बोला, पहली बार सुन रहे हैं, तो वकील कैसे बन गए? देख लेना, बाहर जाकर के ऐसे घूम रहे होंगे, कोई एफिडेविट करवाना है, कोई एफिडेविट करवाना है, यही सब चलता है ना, कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है, शादी करवाना है। बोलोगे अभी तक तो हम अंडर एज है तो शादी कहां से होगा, फिर भी करवा देंगे, लाओ, फिर भी करवा देंगे। वही सा काम होता है वकील का, जिसके पास नॉलेज नहीं होता है। और तुम लोग भी अगर वकालत कर रहे होगे ना, अगर टाइम पास किए होगे ना, तो वही घंटा वाला वकील ही बन के रह जाओगे, जैसे मंदिर की तरह से घुमाते रहेंगे लोग, कभी एक बड़ा वकील नहीं बन पाओगे। बड़ा वकील बनने के लिए ये सब बहस होना चाहिए, बहस, ताकत होना चाहिए बहस के लिए, और बहस तब करोगे जब तुम्हारे पास पूरा लॉ का नॉलेज हो। अदरवाइज वही वकील बन के रह जाओगे। एफिडेविट बनवाना है, शादी करवाना है, क्लेश मिटाना है, प्यार मोहब्बत करवाना है, यही सब करवाते हैं उधर वकील लोग, यही सब देख लो ना, यही सब करेगा, बस वही वकील बन के रह जाओगे। आधा वकील, हमें नहीं लगता है कि तुम किसी से पूछ लेना, तुम जाकर के, ये वकालत का ये टेस्ट है, किसी से पूछना कि व्हाट इज सर्सियोरी, रिट लगाना है सर, रिट ये क्या होता है, आधा % वकील तुमको नहीं बता पाएंगे, बट यू आर फॉर्चुनेट इनफ कि तुम बता पाओगे। ठीक है, सो ये था कुछ इंट्रोडक्शन। आर्टिकल 12-13 लिख लो। 12 हम लोग शुरुआत करेंगे, आर्टिकल 12-13 लिखवा देते हैं तुम्हें, क्योंकि 14 से हमें चाहिए। आर्टिकल 12, क्योंकि 11 तक सिटीजनशिप से रिलेटेड था, 12 में क्या है तुमको जानना नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। आर्टिकल 12 में स्टेट की परिभाषा है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 12 में स्टेट की परिभाषा है। अब तुम स्टेट का मतलब यहां पर राज्य मत समझना, अब तुम थोड़ा मैच्योर बनो, पॉलिटी वाला सोच रखो। स्टेट का मतलब सरकार होता है,
स्टेट का मतलब राज्य भी होता है, स्टेट का मतलब देश भी होता है, वो सेंटेंस के हिसाब से चलता है। अब स्टेट का मतलब कुछ भी होता है, यूनियन गवर्नमेंट भी होगा, स्टेट गवर्नमेंट भी होगा, लोकल गवर्नमेंट भी होगा, LIC भी होगा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट भी होगा, वाटर डिपार्टमेंट भी होगा, कोलाई डिपार्टमेंट भी होगा, बिजली विभाग भी होगा, सब कुछ होता है जो स्टेट के अंदर में आता है। ये सब यहां पे परिभाषित है। स्टेट का मतलब ये होता है, परिभाषित है कि किसके अगेंस्ट में लगा सकते हो, तो पहले से बता रखा है कि इसके अगेंस्ट में लगाना है। मेरे अगेंस्ट में लगेगा मेंडेमस? नो। व्हाई? अगर आप मतलब अरे सिंपल सी बात, मैं कौन सा सरकारी अधिकारी हूं? हाँ, सरकारी टीचर के अगेंस्ट में लग जाएगा। अगर कोई सरकारी टीचर किसी बच्चे का एडमिशन लेने से मना करेगा तो वो लॉ के अगेंस्ट में जा रहा है। इट इज द ड्यूटी ऑफ दैट अधिकारी टू गेट रजिस्टर्ड ऑफ दैट बच्चा। अगर नहीं कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में लगा सकते हो। होता है, शकल से लेते हैं ना एडमिशन। पूछेगा, वो मूवी तो तुम लोग आजकल देख ही रहे हो ना, पुष्पा। हाँ, तो उसमें टाइटल नहीं था क्योंकि वो अनाथ था, बाप का नाम नहीं था। पहले भी ये चलता था, बाप का नाम जरूरी था, हस्बैंड का नाम। मतलब एक आदमी अगर अपने हस्बैंड, एक औरत अपने हस्बैंड को छोड़ दी तो उसको जीने का अधिकार ही नहीं है समाज में। अब थोड़ा बदलाव आ रहा है, कहीं जरूरी नहीं होता हस्बैंड का नाम। अब थोड़ा बदलाव आ रहा है, कहीं पे जरूरी नहीं है बाप का भी नाम। थोड़ा सोसाइटी में चेंज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। ऐसे परिवर्तन से ही देश चलता है। तो 12 में स्टेट का परिभाषा है। 13 में क्या लिखा हुआ है? 13 में लिखा हुआ चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 13 में लिखा हुआ है, देखो देश में हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, लेकिन बहुत सारे लॉ संविधान में पहले से बने हुए हैं। देश में बहुत सारे, जैसे अभी 302 के तहत मर्डर है, इंडियन पेनल कोड कहते हैं उसको। इंडियन पेनल कोड 1872 में ही बनाया हुआ है, मैकुले ने बनाया था, मैकुले ने। ये हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। वो आज भी चल रहा है, वही सेम चल रहा है आज तक। CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर उसी समय बना है, ठीक है ना। 1872 में मैकुले ने बना रखा। मैकुले नाम का एक विद्वान है, मान लो, उसने बना रखा था इंडियन पेनल कोड। वही इंडियन पेनल कोड की 300 धारा के तहत तुमने अगर किसी का मर्डर कर रखा है तो 302 के तहत तुमको सजा होता है। और CRPC भी होता है, CRPC का फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल प्रोसीजर। एक CPC भी होता है, सिविल प्रोसीजर कोड होता है। बहुत तरह के लॉ है जो संविधान लागू होने से पहले भी थे और सरकार ने संविधान लागू होने के बाद भी बहुत सारे लॉ बनाए। आर्टिकल 13 कहता है कि जो लॉ पहले थे, एक छलनी लाना है। छलनी जानते हो छलनी? अरे आटा वगैरह चालते हो, कभी चालना समझते हो? आटा को ऐसे 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 हिला हिला के, हाँ छालनी, क्या बोलते हो? छन्नी। छन्नी छन्नी जो है सब समझ लो, बस समझना है। तो ये छन्नी है। अब वो संविधान से पहले जितने भी लॉ हैं उसको उस छलनी से पास करना है। वो छलनी का नाम है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। हमारा संविधान कहता है कि कोई भी लॉ आप ऐसा नहीं बना सकते हैं जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता हो। कोई भी लॉ ऐसा नहीं बना सकते, आप बना नहीं सकते हैं। वो तो संविधान के बाद बोल रहा है ना, लेकिन पहले जो बन रखा है वो, तो उसको भी टेस्ट किया गया। टेस्ट क्या किया गया? फंडामेंटल राइट्स नाम का छलनी लिया गया और उसको बोला गया यहां से पास करो। अगर वो फंडामेंटल राइट से पास कर गया दैट मींस वो फंडामेंटल राइट्स का वो कानून पारित करता है, पालन करता है, इट इज ओके। और जो नहीं पारित हुआ वो लागू नहीं होगा देश में। ये कहता है कौन? आर्टिकल 13 लिख लो कि द लॉ which is established as per the fundamental right is okay in the country, and the law which do not which is not in accordance with the fundamental right is not okay in the country, is not okay in the country। किसको समझ में नहीं आया आर्टिकल 13? फिर से बताता हूं, जैसे इंडियन पेनल कोड का 302, अगर ये फंडामेंटल राइट्स को मान रहा है ना तभी ये लागू है आज। अगर ये नहीं मान रहा होता तो, फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग ये नहीं होता तो ये खत्म कर दिया गया होता। चूंकि फंडामेंटल राइट्स को ये मानता है, उसके अनुसार है, ऐसा कोई फंडामेंटल राइट्स हमारा हनन नहीं करता है, हमारा तुम्हारा वायलेट नहीं करता है, दैट इज वाई ये ओके है। अगर ये नहीं होता तो इसको हटा दिया जाता। ये कौन कहता है? आर्टिकल 13। अब नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तो आर्टिकल 14 से अलग अलग बात करेंगे। दैट्स ऑल।